गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया हुआ था, डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे देता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे देता है, आपसे कहता है कि प्रूफ करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या कह दे कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, या कह दे कि स्केलन ट्राइंगल है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेक वेदर पॉइंट, वेदर आपको ये दिया गया वेदर, इसके बाद लिखा हुआ है पॉइंट आपके लिखे हैं 5, -2, फिर इसके बाद 6, 4, फिर इसके बाद एंड 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle, are the vertices of an isosceles triangle। मतलब आपको देखो क्या करना है, कह रहे चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। कितने बच्चों को आइसोसेल ट्राइंगल की जानकारी है? आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है? इनको हिंदी में क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं क्या हों। मतलब इस ट्राइंगल को ऐसे आप बना लें, फिगर में बना के सोल्यूशन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ए बी सी पॉइंट ले लें। ए पे आप पहला पॉइंट उतार दो 5, -2, बी पे आप 6, 4 उतार दें, और सी पे उतारें 7, -2। अब देखिए आपसे कह रहा है चेक करके पता करो कि ये आइसोसेल्स है कि नहीं। आइसोसेल्स मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल। तो अब आप देखो साइड क्या है। जैसे मैं ए बी की बात करूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ए और बी पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस है कि नहीं? तो ए बी डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप पहले क्या करोगे, अब यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन और उतारेंगे। ए पॉइंट कितना है 5, -2, बी पॉइंट कितना है आपका 6, 4। अब इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब लिखेंगे ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट देखो x1 की वैल्यू कितनी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस का -2 - 4 का होल स्क्वायर। 5 में 6 घटाओ कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो रूट के अंदर क्या आ गया 37। तो पहली साइड आपकी क्या आ गई, रूट के अंदर 37। ये ए बी डिस्टेंस हो गई। अब ए बी की वैल्यू रख लेते हैं अलग। ए बी = कितना था रूट के अंदर 37। अब आगे देखते हैं बी सी डिस्टेंस नोट करते हैं। तो बी पॉइंट हमारे पास नोट है, सी पॉइंट और नोट कर लेते हैं। सी पॉइंट में क्या है 7, -2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब बी सी डिस्टेंस क्या फार्मूला लगाओगे, बी सी डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। जरा देखो इधर, x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -2, इस तरह से का होल स्क्वायर। ज़रा देखें 6 में 7 चला गया, कितना आया -1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 और +2 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, 4 × 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36
37 हो जाएगा। तो देखिए आपको दो साइड तो इक्वल मिल गई, तो आपने सोचा ये आइसोसेल्स होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तीसरी भी निकालनी पड़ेगी, हो सकता है इक्विलेटरल हो जाए, है कि नहीं। तो दो साइड भाई बी सी भी आपकी आ गई, ये ए बी थी, ये बी सी हो जाएगी, बी सी भी आपके आ गई √37। अब हम लोग कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, सी ए, कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, तो सी आपका ये देखो 7, -2 और ए की वैल्यू 5, -2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब सी ए डिस्टेंस निकालो, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। देखो x1 की वैल्यू बताओ, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस का -2 और -2 ऐसे, इसका होल स्क्वायर नहीं, तो ये आ जाएगा। देखिए 7 में 5 चला गया, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2, -2 प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के √4 बोले तो आ गया 2। तो सी ए कितना आया, 2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि इसकी दो साइड इक्वल हैं। तो नीचे लिख दो, भाषा यहाँ पे थोड़ी सी लिख दो, एज ए बी इज इक्वल टू क्या, बी सी। तो लिख देना 10 ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ऐसे लिख देना, ठीक है। दो साइड इक्वल मतलब आइसोसेल ट्राइंगल। अब हम लोग पढ़ते हैं आज इसी इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हुए, आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, जरा गौर करें, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम मैंने ए बी रख दिया। इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक ए है जिसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते हैं, एक बी पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानते हैं। क्या मानते हैं, x2 y2। तो इसमें क्या है, मान लो एक पॉइंट सी है यहाँ पे बीच में, ठीक है, बिल्कुल ठीक बीच में नहीं है। अगर ठीक बीच में होता तो इसको मिडिल पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो ठीक मिडिल में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या नाम होगा, इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बेटा क्या बोलते हैं, इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतः विभाजन बिंदु। क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन बिंदु। अंतः विभाजन का मतलब होता है कि किसी रेखाखंड के बीच में कहीं काटता है। देखो काट रहे हैं, बीच में है ना कहीं पे, तो बीच में कहीं पे काटता है। तो इसके पहले जो हिस्सा होता है इस हिस्से को M1 बोलते हैं, और जो बाद में हिस्सा होता है इस हिस्से को M2 बोलते हैं। समझ में आया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, जो इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y माना जाता है। क्या माना जाता है, x, y मानते हैं। तो अगर 2 पॉइंट से मिलकर बनने वाले लाइन सेगमेंट को कोई इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट जो निकाले जाते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, इंटरनली, या रुको, उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं, x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ये x का होता है। इसके बाद कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में
m1 प्लस m2, ये आपका दूसरा पॉइंट होता है। ठीक है, अब ज़रा गौर करो, ये आपका y होता है। ठीक, तो ये देखो क्या हो गया है, इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक पहला जो होता है x का होता है, दूसरा y का होता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे ना, वो गिवन हो, इसमें क्या होगा, ये दोनों पॉइंट दिए होंगे, m1 m2 दिया होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट दिए होंगे किनारे वाले a और b, और इसके बाद इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये तो अब सॉरी गलत बता दिया, यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे और इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, m1 m2 का मान दिया होगा रेशियो में। तो ये फॉर्मूला लगाना। और अगर कहीं धोखे से इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और फिर आपसे इनमें से कोई पूछे, तो अलग अलग फार्मूले लगाना। कैसे लगाना? अलग अलग फार्मूले क्या होते हैं? x का फार्मूला बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y का कैसे अलग हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये y का फार्मूला हो गया और ये x का फार्मूला हो गया। ये अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में आता है एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या आता है? एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब वो देखो क्या होता है, वो थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो ये एक AB रेखाखंड होता है, बहुत ध्यान से समझो। ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है आपका x2, ये होता है y2। बहुत ध्यान से समझे बेटा। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जो इसको आगे बढ़ाने पे यहाँ पे कहीं काटता, ये C पॉइंट होता। तो ये यहाँ से लेके पूरा M1 होता है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ये पूरा M2 होता। समझे ना? तो इस तरह से इस पॉइंट को, C पॉइंट को कहेंगे एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? मतलब वाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसको बोलते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे लगता? बिल्कुल सेम फार्मूला रहता है, जहाँ प्लस है बस वहाँ पे क्या लगा देते हैं। आया समझ में? और कहीं एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो आप अलग अलग फार्मूले लगाते, तो क्या करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी के आगे का जो इंट्रोडक्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।